नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रिवाइज शेड्यूल एम। तो रिवाइज शेड्यूल एम में कब से ये रिवाइज हुआ है, फर्स्ट अमेंडमेंट कब से बना है और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसकी हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंस क्या है और रिवाइज शेड्यूल एम में इतना रिवाइज शेड्यूल एम को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। हर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो उतना पीछे लग के शेड्यूल एम को रिवाइज करने में, शेड्यूल एम के चेंजेस करने में क्यों पीछे लगी हुई है और इसका उन्होंने टाइमलाइन कितना दिया हुआ है और ये क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन जो वेरी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इस वीडियो में कवर की है। तो ये सभी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले रिवाइज शेड्यूल एम जो रिवाइज करता है, कोई भी शेड्यूल एम है वो आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्प्लीमेंटेड द ड्रग्स अमेंडमेंट रूल 2023 में। ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने अमेंडमेंट्स निकाला 2023 का। रिवाइज शेड्यूल एम जीएसआर उसका नंबर है 992E ऑन डेटेड 28 दिसंबर 2023। ठीक है, 28 दिसंबर 2023 में ये जो इसका जीएसआर है वो निकाला गया है। ठीक है, तो ड्रग्स क्यों निकाला गया है इससे, तो दोस्तों क्या है कि देखो, हर कोई रेगुलेटरी जो मार्केट्स है, यूएसएफडीए है, एमएचआरए है, टीजीए है, ठीक है, यूजीएमपी है, तो ये अगर इंडिया ये ऐसा कंट्री है कि जो पूरे वर्ल्ड को मेडिसिन सप्लाई करता है और जो इंडिया की क्वालिटी है, ड्रग्स की क्वालिटी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है अदर कंट्रीज में। इसलिए अदर कंट्रीज में इंडिया को ड्रग सप्लायर अच्छा मानते हैं और इसलिए इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा अगर मेडिसिन एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। इसलिए इंडिया सभी वर्ल्ड जो पूरे भारत के दूसरे देश है वो एज अ एक्सपोर्टर बोल के इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इसलिए जो अदर कंट्रीज में इंडिया का रेपुटेशन है वो अच्छा है। इसके लिए अपने गवर्नमेंट ने ही, सीडीएससीओ ने भी अपने जो अपना शेड्यूल एम है उसको रिवाइज करके अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, जो ड्रग्स की एफिकेसी है, इसको बढ़ाने के लिए रिवाइज शेड्यूल एम किया है। तो ये इसे क्या रीजन है, तो ड्रग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ पब्लिक हेल्थ केयर। ठीक है, ड्रग्स रेगुलेशन टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। तो क्यों किया है ये, तो रेगुलेशन करना ड्रग्स का और उसको इंश्योर करना उसके ड्रग्स की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को। ड्रग रेगुलेशन टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, फिर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड मेडिसिनल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड। तो इसको देखो, इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का, ये भी एक बहुत अहम रोल है। फार्मा इंडस्ट्री जो है इंडियन पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल हेल्थ। तो फार्मा इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो इंडियन पब्लिक हेल्थ एज वेल एज ग्लोबल हेल्थ को भी मेंटेन रख रही है। इसलिए जो अपना शेड्यूल एम रिवाइज करके ड्रग्स की क्वालिटी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉरेन कंट्रीज लुकिंग एट इंडिया फॉर मेडिसिन। मैंने पहले बोला था कि जो फॉरेन कंट्रीज है वो सभी फॉरेन कंट्रीज इंडिया की तरफ जो मेडिसिन सप्लायर है, एक बड़ा एक्सपोर्टर है, इस हेतु से इंडिया की तरफ जो
अदर फार्मा इंडस्ट्रीज है, अदर कंट्री की फार्मा इंडस्ट्रीज है, वो देख रही है। कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल एम इज मैंडेटरी, और इसका कंप्लायंस करना बहुत ही मैंडेटरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू प्रोवाइड इनसाइट टू मैन्युफैक्चर अबाउट जीएमपी। तो जो मैन्युफैक्चर है उसको प्रोवाइड इनसाइट टू द मैन्युफैक्चर अबाउट जीएमपी, टू मेक अवेयर अबाउट द न्यू प्रोविजंस इन रिवाइज शेड्यूल एम। जो भी प्रोविजंस शेड्यूल एम में रिवाइज की है तो वो उनका अवेयर करना बहुत जरूरी है। टू डिसिमिनेट अ न्यू प्रोविजंस टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जो ऑल स्टेक होल्डर्स है तो उनको न्यू प्रोविजंस का डिसिमिनेट करवाना बहुत ही आवश्यक है। टू मेक मैन्युफैक्चरर्स रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये बना के ही रखना जरूर नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करवाना आवश्यक है। यूनिफॉर्मिटी एंड इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है रिवाइज शेड्यूल एम के। तो अभी जो शेड्यूल एम है इसकी हिस्ट्री जानते हैं दोस्तों। 1961 में रिक्वायरमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड प्रीमाइसेस हुआ था, ठीक है, शेड्यूल एम के रिगार्डिंग में। 1986 में फर्स्ट अमेंडमेंट बेस्ड ऑन 1975 डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1988 में हुआ था, फिर बाद में 2001 में इसका सेकंड अमेंडमेंट बेस्ड ऑन 1992 डब्ल्यूएचओ जीएमपी गाइडलाइन विथ इफेक्टिव फ्रॉम 11/12/2001 हुआ था, वो भी नए यूनिट्स के लिए। फिर बाद में 1/1/2004 फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है एक्सटेंड किया था अनदर 1 ईयर के लिए, ठीक है, अनदर 1 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया, एक्सटेंड हुआ था। फिर बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट जून 2005 में निकला। फिर बाद में 2018 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जीएसआर 9999 डेटेड 5/10/2018 में निकला था, ठीक है। और अभी का रिवाइज शेड्यूल एम मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये हुआ है रिवाइज शेड्यूल एम जीएसआर 992 डेटेड 28 दिसंबर 2023 में रिवाइज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी शेड्यूल एम की हिस्ट्री। अभी देखते हैं कि व्हाई नीड शेड्यूल एम, हमको क्यों जरूरी है। बैचेस नॉट प्रोड्यूस्ड रेगुलरली, ठीक है, बैचेस में यूनिफॉर्मिटी, जो वैलिडेशन बैच हम लोग करते हैं तो ये किस लिए चाहिए कि कंसिस्टेंट पैरामीटर, बैचेस आर कैपेबल टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट पैरामीटर थ्रू ऑल 3 बैचेस, ठीक है। तो ये बैचेस नॉट प्रोड्यूस रेगुलरली। स्टेबिलिटी स्टडीज, जो स्टेबिलिटी स्टडीज करनी होती है उसके लिए एक्सिपिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज, डाटा इंटीग्रिटी, क्वालिटी कल्चर एट ऑल लेवल्स, ठीक है, क्वालिटी कल्चर होना चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी होनी चाहिए, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस होना चाहिए, एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडीज होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो ये सभी रीजन है जिनके कारण शेड्यूल एम जरूरी है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में ऑल इंडिविजुअल यूनिट नॉट टेस्टेड बिफोर रिलीज। अगर हमने समझ लो फॉर एग्जांपल 5 लाख का बैच बनाया तो 5 लाख के 5 लाख टैबलेट हम लोग तो टेस्टिंग नहीं करते, उनका टेस्ट नहीं होता है, तो कुछ ही टेस्ट के बेस पे हम लोग वो बैच रिलीज करते हैं। इसीलिए ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स नॉट टेस्टेड बिफोर रिलीज। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन रेगुलेटर, जो रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि जीएमपी कर रहा है, सीडीएससीओ कर रहा है, डब्ल्यूएचओ कर रहा है, तो इनके ऊपर जो रेगुलेटर है, रेगुलेटरी बॉडीज है, इसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके लिए कंज्यूमर डोंट हैव चॉइस ऑफ मेडिसिन, जो पेशेंट्स है उनको मेडिसिन, अगर उनको कोई समझ लो दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, तो उनको मेडिसिन के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो दे डोंट हैव एनी चॉइस ऑफ मेडिसिन। अफेक्ट्स इकोनॉमी ऑफ कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर और कंट्री। अगर समझ लो कि
कोई मेडिसिन में प्रॉब्लम है या कोई बैच फेल है या कुछ उसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा, वो कंपनी का बिजनेस लॉस होगा, ठीक है, उसका रेपुटेशन खराब होगा, मैन्युफैक्चरर का होगा। इसके अलावा साथ ही साथ में अगर वो कंपनी, अगर वो मैन्युफैक्चरर इंडिया बेस है तो उसके साथ इंडिया का नाम भी खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए अपेक्स इकोनॉमी ऑफ कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर और कंट्री। कंज्यूमर नॉट एबल टू असेस द क्वालिटी, जो भी कंज्यूमर है, पेशेंट्स है, उनको असेस करने का क्वालिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्वालिटी कैन नॉट बी असेस्ड बाय merely टेस्टिंग द प्रोडक्ट, बट क्वालिटी शुड बी बिल्ड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वालिटी है जो टेस्टिंग से पता नहीं चलेगी, तो वो आपको प्रोडक्ट में ही डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये सब रीजंस थे। दूसरा है कि NSQ, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। आजकल बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है कि NSQ अगर आपको आ गया तो आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स है वो बैन हो सकता है। अपेक्स रेपुटेशन ऑफ कंपनी, बिजनेस, हार्म टू द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो इसके लिए NSQ, कोई भी ड्रग्स नहीं होना चाहिए, कोई भी मेडिसिन NSQ नहीं होना चाहिए। GMP इज मैंडेटरी स्टैंडर्ड टू इंश्योर क्वालिटी, और GMP जो है वो मैंडेटरी है सबके लिए टू इंश्योर द क्वालिटी। अब देखते हैं दोस्तों कि वाई GMP इज रिक्वायर्ड। टू अवॉइड मिक्सअप्स, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट क्वालिटी, टू अश्योर क्वालिटी टिल एंड ऑफ सेल्फ लाइफ। जब तक आपका उस ड्रग्स का सेल्फ लाइफ है तब तक आपको क्वालिटी अश्योर करनी है। टू अवॉइड एनी एरर, कोई भी एरर आपके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ या प्रोसेसिंग ऑफ दैट बैच, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। क्वालिटी ड्रग्स की इंश्योर करना है, पेशेंट की सेफ्टी रखना है। टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके लिए GMP बहुत जरूरी है। तो GMP रिवाइज शेड्यूल M में उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस चेंज किए हैं वो मैं अभी यहाँ आपको पॉइंट ले रहा हूँ। PQS है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है। QRM है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। PQR है, मतलब कि प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू है, जो कि ये पॉइंट्स जो है पहले शेड्यूल M में नहीं थे, अभी रिवाइज शेड्यूल M में आपको ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज सिस्टम, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, कंप्लेंट्स एंड एडवर्स रिएक्शंस, प्रोडक्ट रिकॉल, चेंज कंट्रोल। तो ये पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स के ऊपर खास करके PQS, QRM, PQR, क्वालिफिकेशन, ये जो 8-9 पॉइंट्स है, इनके ऊपर रिवाइज शेड्यूल M में ज़्यादा स्कोप दिया है, ज़्यादा इसके ऊपर इन्होंने जोर डाला हुआ है, और ये सभी चेंजेस, ये प्रोविजंस रिवाइज शेड्यूल M में चेंजेस हुए हैं। तो कीवर्ड सब्स्टिट्यूटेड इन रूल 74 एंड 76 ऑफ शेड्यूल M। तो ये क्या हुआ है, GMP एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो रूल 74 एंड 76 था उसमें कीवर्ड सब्स्टिट्यूट हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन टाइम लाइन फॉर अ शेड्यूल M, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम लाइन है जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्केल और जो लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है जिनका टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ से है, 250 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, उनके लिए 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अमेंडेड रूल। तो जो ये मतलब 28 दिसंबर 2023 को जो पब्लिश हुआ है शेड्यूल M का, रिवाइज शेड्यूल M, तो उसका 6 मंथ का टाइम है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है उनके लिए, और जो स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरर है जैसे कि जिनका टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है, उनके लिए
12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अमेंडेड रूल। मतलब कि यहाँ 6 मंथ है और यहाँ 6+6 उनको एक्सटेंडेड पीरियड टाइम दिया है, ऐसा करके 1 साल की उनको यहाँ एक्सटेंडेड टाइम दिया है, जो उनको विद इन 1 ईयर आपको इम्प्लीमेंट करवा के रिवाइज शेड्यूल एम के जो भी प्रोविजंस है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो आपको इम्प्लीमेंट करवा के आपका प्लांट का फिर बाद में WHO का इंस्पेक्शन होगा और ये सभी पॉइंट्स कंपाइल होने चाहिए। तो रिवाइज शेड्यूल एम में टोटल 13 पार्ट्स है। जो अपना OSD है, ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म, खास करके उनके बारे में यहाँ मैं थोड़ा सा आगे आपको डिक्टेट करूँगा। जो पार्ट है 8 नंबर, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल्स। 8 नंबर का ये पार्ट है जिसमें है क्या क्या चेंजेस हुए हैं खास करके OSD में, मैं वो यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें हुआ है इन्वायरमेंटल कंडीशन, आपको जो टेम्परेचर, RH और प्रेशर डिफरेंस है एक कंट्रोल करनी है। डस्ट कंट्रोल जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट जनरेशन होता है, जैसे कि ग्रैनुलेशन एरिया हुआ, कंप्रेशन एरिया हुआ, तो उस एरिया में आपको डस्ट कंट्रोल करना है बाय इम्प्लीमेंटिंग डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये कंपलसरी हुआ है। ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन जो आपका है वो किससे रोक सकते हो, तो क्रॉस कंटेमिनेशन आप मैन मटेरियल मूवमेंट से रोक सकते हो। गाउनिंग प्रोसीजर है, माल है, पाल है, ठीक है। मटेरियल एयरलॉक और पर्सनल एयरलॉक आपके वहाँ फार्मा में, आपके इंडस्ट्री में होनी चाहिए, जिनके कारण आप क्रॉस कंटेमिनेशन को रोक सकते हो। अवॉइड ऑफ लुब्रिकेंट लीकेजेस, तो खास करके ये कोई भी आपकी मशीन है वहाँ जो भी लुब्रिकेंट, मशीन लुब्रिकेंट है, वो लीकेजेस नहीं होना चाहिए। तो उसका भी आपको चेकलिस्ट निकाल के जब भी लाइन केस लेते हो, जब भी आप प्रोसेसिंग इन प्रोसेस करते हो, तब भी आपका ये पॉइंट्स आपको ऐड करना पड़ेगा। अवॉइड ऑफ लुब्रिकेंट लीकेजेस। कैस्केड एयर लॉक्स, आपको अगर आपके प्लांट में नहीं है तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लगवाने पड़ेंगे नए से, टू अवॉइड एयर मूवमेंट फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया। ठीक है। प्रेशर डिफरेंशियल कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको मैग्नीहेलिक गेजेस हर जगह आपका रिस्क असेसमेंट करके कहाँ कहाँ नहीं है वो चेक करके आपको प्रेशर डिफरेंशियल कंट्रोल्स करने पड़ेंगे। अलर्ट एंड एक्शन लिमिट फॉर टेम्परेचर, RH एंड प्रेशर डिफरेंशियल, जो पहले आपका जैसे कि 27 का आपका टेम्परेचर था, RH 55 का था और प्रेशर डिफरेंस जो भी है 15 पास्कल का था, तो आपको इनको अलर्ट और एक्शन लिमिट डिफाइन करनी है। अलर्ट लिमिट पे आप जाओगे तो क्या करोगे, एक्शन लिमिट पे जाओगे तो आपको क्या करना है, ये सभी आपको अलर्ट और एक्शन लिमिट, आपके जो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और प्रेशर डिफरेंशियल है, इनको आपको कंट्रोल में रखने के लिए अलर्ट और एक्शन लिमिट रखना बहुत ही जरूरी है एज पर द रिवाइज शेड्यूल एम। मैक्सिमम एंड मिनिमम रूम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोलिंग करना बहुत ही जरूरी है, रिकॉर्डिंग करना बहुत ही जरूरी है। किसके लिए, जो भी प्रोडक्ट की, टू मेंटेन द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और दूसरा है प्रिवेंट मॉइस्चर माइग्रेशन दैट इंक्रीजेस द लोड ऑन HVAC सिस्टम। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, FBD और कोटिंग के वेट स्क्रबर जो है एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम कैरी हेवी डस्ट लोड्स एंड शैल बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट फिल्ट्रेशन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द एम्बिएंट एयर। जो आपका FBD है उससे अगर आउटलेट बाहर एम्बिएंट एयर में, इन्वायरमेंट में है, वेट स्क्रबर्स के एग्जॉस्ट एम्बिएंट एयर में है, तो आपको वहाँ क्रॉस कंटेमिनेशन रोकना है, वहाँ फिल्टर लगवाने हैं और फिल्टर लगवा के उनकी इंटीग्रिटी चेक करवानी है। ठीक है। वो जो फिल्टर्स है, फिल्टर की इफिशियंसी चेक करवानी है, वेट स्क्रबर फिल्टर इफिशियंसी। तो ये ऐसे पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको OSD में, जो पार्ट 8 में आता है, टोटल 13 पार्ट्स में से 8 नंबर का जो पार्ट है वो OSD का है।
तो ये OSD में आपको इतने सारे चेंजेस है, जो चेंजेस थे वो मैंने यहाँ आपको डिक्टेट किए हैं, हाईलाइट किए हैं। तो ये था दोस्तों रिवाइज शेड्यूल एम, और रिवाइज शेड्यूल एम से आपको क्या क्या आपके एरिया में, खास करके OSD से, क्योंकि मैं खुद OSD से बिलोंग करता हूँ, तो OSD में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर इसके रिगार्डिंग में आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों खुश रहिए। अगर ये कंटेंट आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने फार्मा भाई लोग जो भी है, आपके कलीग्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ शेयर करिए। और दोस्तों अगर सच में आपको कुछ हेल्प करनी है तो प्लीज़ सुपर थैंक्स कभी कभार तो किया करिए, लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।